I welcome all the students of class 10th to this video lecture. As you know, we have been doing chapter first of civics, that is power sharing, और ऑलमोस्ट हमने इसका आधा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम देख चुके हैं बेसिकली दो आपके प्रॉब्लम्स जिसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा। बेल्जियम का था और श्रीलंका का था। बेल्जियम ने ईजिली अपनी दिक्कत को रिजोल्व कर लिया, लेकिन श्रीलंका की अगर बात करें तो वो उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं दिखा पाई पावर शेयरिंग में, और उसका वही कॉन्सेप्ट रहा कि मेजॉरिटी ही रूल करनी चाहिए आपकी माइनॉरिटी के ऊपर। तो जब इस तरह का आपका किसी का माइंड सेट हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री के अंदर केओस क्रिएट करता है और आपकी कंट्री की स्टेबिलिटी जाती रहती है। सो इन दिस लेक्चर वी हमने काफ़ी कुछ अपना एक बेस बना लिया है ताकि हम अपना जो आगे वाले टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग की क्या सच में इतनी ज़रूरत है, ये डिज़ायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग इज गुड Power sharing is good because it help to reduce the possibility of conflict between social group। हम ये देख चुके हैं बेल्जियम केस में, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत कम चांस हो जाते हैं होने के। सिंस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अल्टीमेटली आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री की चली जाती है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ओके, imposing the will, the second point start from here. Imposing the will of majority community over the other may look like an attractive option in the short run। अगर श्रीलंका केस की बात करें, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यही किया था ना कि मेजोरिटी का जो विल था, जो उसकी पावर थी, वो माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज की थी। लेकिन एक समय के लिए कंट्री स्टेबल रहती है कि हाँ मेजोरिटी आपका रन कर रही है कंट्री को, लेकिन एक थोड़े समय शॉर्ट रन तक ही काम चलता है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म में ओवर द ईयर्स बात करें तो आपके जब धीरे धीरे सिविल वार होनी शुरू हो जाती है ना, तो आपकी मेजोरिटी को भी बहुत लॉस होता है, और यही हम देख चुके हैं आपके श्रीलंका के केस में। नाउ अब हम दो तरह के व्यूज डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली आपके मोरल व्यूज एंड द सेकंड वन इज प्रूडेंशियल। अब ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ये इसकी बात करते हैं। मोरल रीजंस क्या होते हैं? बेसिकली जो एक सेटअप रीजंस हैं जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, लाइक ए डेमोक्रेटिक मोरल्स रीजन पहले डिस्कस करते हैं, मोरल रीजन के बारे में। पहला पॉइंट ये आता है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, जो मोरल वैल्यूज बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो सेटअप होते हैं, मोरल्स वो होते हैं जो आइडियल कंडीशन होती है। बेसिकली डेमोक्रेसी की आइडियल कंडीशन के बारे में, मोरल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग with those affected by its existence and who have to live with its effect. People have a right to consult it on how they are being governed। अब आइडियल कंडीशन में तो यही होता है ना कि पावर शेयरिंग की जो स्प्लिट है वो डेमोक्रेसी के अंदर है, ठीक है, आइडियल कंडीशन है। भाई लोगों का हक है उन्हें जानना कि जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं वो क्या उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, जिस तरह की आप पॉलिसीज बना रहे हैं वो क्या कॉमन पीपल के लिए फ़ायदेमंद है। तो पीपल का पूरा राइट है, वो गवर्नमेंट से कंसल्ट कर सकती है कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन सिस्टम। ये देखो आइडियल कंडीशन के बारे में बात की गई है। पहला कि जो आपके सिटीजन्स हैं उनका पूरा हक है, वो गवर्नमेंट से जान सकती है कि वो उनके लिए क्या कर रही है, किस तरह की पॉलिसीज़ बन रही हैं। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेसी के अंदर आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो उसके अंदर आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके सिटीजन, उन्हें पूरा हक है कि उनके बारे में किस तरह की पॉलिसीज़ बन रही हैं
और क्या गवर्नमेंट उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कर रही है, ये आपकी मोरल वैल्यूज हैं। ओके, हमने ऊपर डिस्कस करी आपकी मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज क्या थी? बेसिकली जो आइडल कंडीशन के अंदर डेमोक्रेसी किस तरह आपकी बिहेव करती है। लेकिन हमेशा डेमोक्रेसी आपका आइडियल कंडीशन में बिहेव नहीं करती। हम देख चुके हैं डेमोक्रेसी आपकी श्रीलंका के अंदर भी थी, आपकी जो गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती थी वो डेमोक्रेटिक वे में सेलेक्ट होती थी, बेल्जियम के अंदर भी और आपकी श्रीलंका के अंदर भी। बट हम देख चुके हैं आइडियल कंडीशन वहाँ नहीं थी। अगर डेमोक्रेसी में आप आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, बेल्जियम के अंदर भी तो चल रहे थे ना, इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन फिर भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे ना, श्रीलंका के अंदर भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे ना। तो मोरल वैल्यूज, मोरल आपका जो व्यूज हैं वो हर जगह काम नहीं करते, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। सेकंड व्यूज जो होते हैं आपके, सेकंड जो रीजंस होते हैं वो होते हैं आपके प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। प्रूडेंशियल बेसिकली क्या होता है? जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर ले। भाई मोरल कंडीशन तो आइडियल कंडीशंस थी, लेकिन बेल्जियम के केस में और श्रीलंका के केस में आपको प्रूडेंशियल होना जरूरी है। डेमोक्रेसी है, लेकिन वो अपना आप को किस तरह मॉडिफाई करें ताकि उनके कॉन्फ्लिक्ट और उसके ख़त्म हो और आपकी कंट्री की स्टेबिलिटी बने रहे। तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रूडेंशियल रीजंस, प्रूडेंशियल आपके इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने किया पावर शेयरिंग के द्वारा। प्रूडेंशियल रीजन स्टेट stress that power sharing will bring out better outcomes. Moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. मोरल वैल्यूज बोलती हैं कि हाँ आइडल कंडीशन में पावर शेयरिंग वैल्यूबल है, लेकिन प्रूडेंशियल जो आपकी मॉडिफाइड वर्जन है डेमोक्रेसी का, जो आप अपने बेसिकली रिफॉर्म कर रहे हैं, प्रूडेंशियल अपनी स्मार्टनेस से सिचुएशन को देखते हुए वो बेटर आउटकम्स ला सकता है डेमोक्रेसी के अंदर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नाउ वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, हमने इसके अंदर क्या देखा? हमने इसके अंदर ये देखा पावर शेयरिंग आपका किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। मेंटेन कैसे रखती है? वहाँ किसी भी तरह का केओस नहीं होता, किसी भी तरह का सिविल वार नहीं होता, क्योंकि आप प्रूडेंशियल तरीके से क्या करते हैं, आपकी सॉल्यूशन ले लेते हैं आपका पावर शेयरिंग का। बेल्जियम और श्रीलंका का हम केस देख चुके हैं, ठीक है। तो जब किसी भी तरह का स्टेबिलिटी वो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आपका कंट्री की आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने देख लिया कि अब तक हमने ये देखा है कि क्या आपकी पावर शेयरिंग बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आपकी पावर शेयरिंग एफिशिएंट वे में की जाए तो यस, आपकी पावर शेयरिंग बहुत एफिशिएंट है। ये आपकी कंट्री पावर डिवाइड करना मतलब आपकी कंट्री को अनस्टेबल करना नहीं है। अगर आप पावर एफिशिएंट वे में मतलब शेयर कर रहे हैं तो ये आपकी कंट्री को इवन मोर पावरफुल बनाता है। तो चलो अब तक ये देख लिया हमने कि हाँ पावर शेयरिंग अच्छा फैक्टर है, लेकिन पावर शेयरिंग का फेनोमेना क्या है और पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या है। फॉर्म्स मतलब कितने टाइप की पावर शेयरिंग होती है। तो बेसिकली आपकी 4 टाइप की फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है। दैट इज़ योर फर्स्ट वन इज़ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज़ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वर्ड इज़ योर कम्युनिटी गवर्नमेंट। फोर्थ वन द डिवीज़न है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप के बीच में आपका वो हो जाता है, आपका पावर डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली 4 टाइप की फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन आप 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। उसमें था क्या आपका, लेट्स सी। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, हॉरिजेंटल का वर्ड का मतलब है कि आप जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक ही लेवल पे कर रहे हैं। मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये आपका सेम पावरफुल ऑर्गन्स हैं, ये तीनों सेम इक्वली पावरफुल हैं, क्योंकि इन तीनों ऑर्गन्स की पावर इक्वल है और ये एक ही लेवल पे काम करते हैं।
तो इसे इस तरह की डिवीजन को कहा गया है हॉरिजेंटल डिवीजन। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। हम 9th क्लास में भी काफ़ी डेप्थ में पढ़ चुके हैं। और इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि किस टाइप के सिस्टम को चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, उसे एक्सप्लेन कीजिए। या आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन चेक एंड बैलेंसेस क्यों कहलाता है। अब ये क्यों कहलाता है ये देख लेते हैं। हम 9th क्लास में देख चुके हैं कि अगर आपका लेजिस्लेचर ओवर पावरफुल हो रहा है या लेजिस्लेचर ने इस तरह का कोई लॉ बना दिया है जो कॉमन पीपल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो जुडिशरी के पास आपकी पावर है, वो इसको चेक कर सकता है, रोक कर सकता है। इसको लेजिस्लेचर को ये कह सकता है कि आपने जो ये रिफॉर्म बनाया है, आपने लॉ बनाया है, इसके अंदर कुछ एक मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है ताकि जो आपका कॉमन पीपल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल तरीके से डेवलप हो सकें। तो ये एक दूसरे की पावर को रोकते हैं, एनहांस करते हैं। अगर जुडिशरी ढंग से आपका काम नहीं कर रही तो लेजिस्लेचर के पास पावर है, वो इसके अंदर रिफॉर्म ला सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं कर रहा तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पास पावर है कि वो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो नाउ यू कैन थिंक कि ये एक दूसरे की पावर को रोकते भी हैं और एक दूसरे की पावर को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये आपका सिस्टम कहलाया चेक एंड बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैंने आपको एक हल्का सा फ्लो डायग्राम बना के दिखा दिया है कि आप एग्जाम में इस तरह का बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप ऐसा ही बनाएं, आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, तो आप बहुत बेहतरीन ब्लॉक डायग्राम या फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। नाउ वी शुड हैव ए लुक टुवर्ड्स आवर सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल में तो पावर आपकी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, सेम ऑर्गन सेम पावर शेयर कर रहे थे, मतलब डिफरेंट ऑर्गन आपके सेम लेवल की पावर शेयर कर रहे थे। लेकिन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, आपका जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट हम देख चुके हैं इसको भी, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपकी म्यूनसिपलिटी, फिर पंचायत। ओके, अब इस तरह के डिवीजन को क्या कहा जाता है, इस तरह के डिवीजन को कहा जाता है फेडरल डिवीजन, फेडरलिज्म। सेकंड चैप्टर हमारा यही है, फेडरलिज्म। मतलब आपका जब पावर डिस्ट्रीब्यूट डाउनवर्ड हो और जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा पावरफुल हो नीचे वाले से, धीरे धीरे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं आपका पावर कम होती जा रही है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा, उसके बाद पावरफुल, फिर म्यूनसिपलिटी, फिर पंचायत। इस तरह आपका एक डाउनवर्ड फ्लो होता है पावर का। आप पावर शेयर करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डाउनवर्ड, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से म्यूनसिपलिटी, फिर पंचायत। इस तरह आपका जो ये डाउनवर्ड या वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाता है आपका फेडरल डिवीजन। और इस तरह आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ जो सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है आपकी वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ए जनरल गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल, उनके बीच में आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, there are different level of governments. The constitution clearly lays down the power of different level of government, सब लेवल्स की। लेकिन हमने जैसे देख लिया है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका डाउनवर्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, फिर म्यूनसिपलिटी को, फिर पंचायत को। एक डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और धीरे धीरे पावर आपकी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज व्हाट वी डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन बेल्जियम के अंदर ये मॉडल अपनाया गया था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर।
ठीक है, फेडरल डिवीजन हम देख चुके हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनसिपलिटी एंड पंचायत, हम ये देख चुके हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कहलाती है आपकी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन। ओके, वर्टिकल पावर शेयरिंग। नाउ थर्ड इज योर नाउ थर्ड फॉर्म इज योर कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट हम बेल्जियम के केस में भी देख चुके हैं। ठीक है, बेल्जियम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इस टाइप के अरेंजमेंट का। बेसिकली कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, हम देख चुके हैं कि डिफरेंट टाइप के एथनिक ग्रुप अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं जो बेसिकली डील करती है आपकी कल्चर प्रॉब्लम्स के बारे में, एजुकेशन और आपका लैंग्वेज इशू के बारे में बात करती है, ताकि कोई भी जो आपका स्ट्रेटा है, कोई भी जो ग्रुप है पर्टिकुलर, कोई भी मतलब सोशल ग्रुप है, वो किसी भी चीज़ में पीछे न रह जाए। लाइक हम 9th क्लास में देख चुके हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन कोई अगर पीछे पिछड़ा वर्ग है, लाइक एससी हो गए, एसटी हो गए, या आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गए, ठीक है, इन लोगों को एक स्पेशल रिजर्वेशन दे दिया जाता है ताकि इनका अपलिफ्टमेंट, इनका डेवलपमेंट हो सके। लाइक वीमेन को कहाँ दिया जाता है, आपका जॉब्स में भी पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है आजकल। इवन पॉलिटिक्स में भी आप देख पाएंगे जो वीमेंस हैं उनकी सीट रिजर्व होती हैं ताकि उस पर्टिकुलर ग्रुप का SC ST या इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन वीमेंस, ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। ओके, नाउ फोर्थ टाइप का जो पावर शेयरिंग मॉडल है वो है आपका पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज इन पावर। लाइक जो आपका प्रेशर ग्रुप होता है, प्रेशर ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, लाइक आपकी गवर्नमेंट बन गई है, फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट बन गई है, लेकिन जो आपके प्रेशर ग्रुप हैं, लाइक बड़े बड़े जो आपके मिलीनियर्स हैं, फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं, और बड़े बड़े मतलब जो पैसे वाले ग्रुप हैं, वो आपका गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। क्या कहते हैं कि कुछ एक पॉलिसीज़ बनाइए ताकि हम लोगों का भी बेनिफिट हो सके। पहला तो ये प्रेशर ग्रुप आपके किस तरह आपका पावर को शेयर करते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी भी तो शेयर करती हैं। कैसे? आपने देखा होगा कोएलिशन गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट। कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी नहीं बनती तो वो क्या करती हैं, दोनों मिलके एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेती हैं। इस तरह फिर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, उस कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, ये दोनों मिलके तो पावर शेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये दोनों मिलके पावर शेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक आपका पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है, कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप के जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपका पावर शेयरिंग को अफेक्ट करते हैं, और ये ही हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं आपके थर्ड चैप्टर में, कि आपका पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और सोशल मूवमेंट। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका कुछ एक सेक्शन है सोसाइटी का जो कुछ एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी तरह की सोशल मूवमेंट कर रहा है ताकि गवर्नमेंट उसको उसका हक दे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपका पावर शेयर कर रहे हैं ना, ये आपके पावर को एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। तो ये ही सब आपका फोर्थ टाइप का पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है उन सब के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला हमने देख लिया आपका हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पहला देख लिया हमने आपका हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड देख लिया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड देख लिया हमने कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चौथा हमने प्रेशर ग्रुप देख लिया, पॉलिटिकल पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट देख लिया, आपका सोशल मूवमेंट देख लिया। तो ये सब आपका है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका है ना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डायरेक्टली आपका 5 to 6 मार्क्स में ये आ सकता है, और कुछ भी नहीं है, आपको 4 पॉइंट लिखने हैं इसमें, सिंपल एक बेसिकली आपका ये अटैम्प्ट करना है, इसमें तो 4 ही पॉइंट बनने हैं। अटैम्प्ट कैसे करोगे, आप पहले इसको शुरू करोगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ कि आपका पावर शेयरिंग है क्या, उसके बाद आप तीनों समझाओगे, चारों समझाओगे, वर्टिकुलर, हॉरिजेंटल, उसके बाद कम्युनिटी, और तीसरा पॉलिटिकल और प्रेशर ग्रुप्स, उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो इस तरह आपका पूरा एक सेट बन जाएगा पूरे 5 या 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा।
और इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट आने वाले दूसरे फेडरलिज्म और थर्ड चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा एक बार देखें और एनसीईआरटी को रिवाइज करें, आपके कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।